बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं कराची के तफरीही साहिल सी व्यू पर और यहाँ एक अजीबो गरीब मंजर है, सिर्फ कराची के शहरियों के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान भर के अवाम के लिए कि यहाँ एक बड़ा माल बरदार जहाज़ फंसा हुआ है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ये जहाज़ यहाँ मौजूद है जिसका कोई परसाने हाल नहीं। कहा जाता है कि कटी पतंग की तरह ये जहाज़ डोलता हुआ इस मकाम पर पहुँचा और यहाँ पर फंस गया। इससे पहले पाकिस्तान और कराची के शहरियों ने ये मंजर कभी नहीं देखा था। ये जहाज़ तो यहाँ से निकल जाएगा लेकिन कई सवाल छोड़ जाएगा जिसका जवाब हम आज के प्रोग्राम में लेंगे। बहुत से सवालात में ये सवाल भी ज़रूरी है। एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाएंगे प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि जिसके अंदर ये जहाज़ का नाखुजा, इस जहाज़ का कैप्टन बार बार कॉल करता रहा पोर्ट कासिम अथॉरिटी के कॉल सेंटर को, वहाँ मदद के लिए पुकारता रहा लेकिन इस जहाज़ की मदद नहीं की गई। अगर ये जहाज़ खुदा न खास्ता सुएज़ कैनाल की तरह पाकिस्तान की किसी आबी गुजरगाह में फंस जाता तो पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल होता, पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या हाल होता, पाकिस्तान की तबाह हाल मईशत किस तरफ जाती। ये सवाल का जवाब ज़रूर लेंगे। साथ साथ ये भी कि आलमी कवानीन के मुताबिक अगर किसी भी बंदरगाह को पुकारा जाए, मदद के लिए कहा जाए तो उस बंदरगाह के लोगों का क्या काम होता है, किस तरीके से मदद की जाती है। इसके साथ साथ सबसे अहम सवाल ये भी है कि इस जहाज़ के मालिक ने अब तक पाकिस्तान के हकाम से क्यों राब्ता नहीं किया। अगर इसका हाल भी तस्मान स्प्रिट की तरह होता, ये आबी गुजरगाह या कराची के साहिल पर आलूदगी फैलाने का सबब बनता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। अगर जिम्मेदारों का तयन हमने अभी नहीं किया तो इस जैसे मजीद हादसात भी हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में माहिरीन के साथ राब्ते के ज़रिए ये कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका हल क्या है, आइंदा इस तरह के हादसात से कैसे बचा जा सकता है। पहले वो ऑडियो क्लिप जिसका मैंने तस्करा किया आपको वो सुनाएंगे। Port Qasim Port Control, Port Qasim Port Control, motor vessel Heng Tong. Port Qasim Port Control, motor vessel Heng Tong. Heng Tong, please call on channel 10. Thank you. Port Qasim Port Control, Port Qasim Port Control, motor vessel Heng Tong. Port Qasim Port Control, Port Qasim Port Control, motor vessel Heng Tong. Manola Port Control, Manola Port Control, motor vessel Heng Tong. Heng Tong, Manora Control, go ahead please. Yes sir, I need immediate assistance as my vessel is drifting towards shore and I'm afraid to ground. Manola Port Control, did you copy my message? Yeah, Heng Tong, I copy your message, but we are sorry to tell you there is no assistance for you. Sir, I am in very emergency situation and agent have already requested, so I don't know why it's happening over here in our country. So thank you very much. It happened that it's not in my hand, but I am calling since 2 hours, 3 hours and asking for assistance, but I don't know what's happening. जी, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं कमांडर रिटायर मोहम्मद अख्तर साहब जो डिप्टी डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स यानी कि नीमा के, और साथ साथ हमें राजा कामरान साहब मुख्तलिफ जो टेक्निकल मामलात हैं, रिपोर्टिंग के हवाले से मामलात हैं, जो मैरीटाइम अफेयर्स की रिपोर्टिंग है उस हवाले से मामलात हैं, उसके लिए राजा कामरान साहब हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। वक्तन फ़वक्तन उनसे भी सवालात करेंगे। कमांडर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप साइट पर तशरीफ़ लाए। पीछे एक जहाज़ फंसा हुआ है, माल बरदार जहाज़ है, और कराची के शहरियों ने, मैं इंट्रो में मैंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों ने शायद ये मंजर हमने तो कम से कम पहली मरतबा देखा। यहाँ मुख्तलिफ लोगों से बात हुई। एक जहाज़ पहले भी सुना है फंसा था कि जिसके ऊपर ये एक शायद कोई पार्क बना हुआ है या चंकी मंकी बना हुआ है। क्या सूरत हाल है, किसी जहाज़ को ये ज़रूरत क्यों पेश आती है कि वो बिल्कुल अपना बैलेंस खो दे? बैलेंस से मुराद वो स्टे ना कर पाए पानी के अंदर। टेक्निकल ज़बान में इसको क्या कहते हैं? क्यों एक जहाज़ कटी पतंग की तरह डोलता डोलता किसी भी साहिल से जा टकराता है? नहर सुएज़ वाला जो मामला हुआ, सुएज़ कैनाल वाला, उससे इसकी कितनी मुशाबियत है? जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और नीमा का नुक्ता नज़र जानने की कोशिश की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जहाज़ जो है चाइना से चला था और ये जा रहा था टर्की इस्तांबुल। तो यहाँ पर इन्होंने रुकना था कराची में अपने क्रू को चेंज करने के लिए, और इसमें जो क्रू था वो सारा पाकिस्तानी था और पाकिस्तानी क्रू ने ही इनको रिप्लेस करना था। तो ये जहाज़ हमारे एंकर पे खड़ा हुआ था 18 जुलाई से, और उन्होंने क्रू चेंज
चेंज कर लिया था अपना, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ये जो आजकल का मौसम है इसमें मानसून है और इसमें बहुत तेज़ हवाएं और लहरें बहुत तेज़ होती हैं इसमें, और इनमें या विंड की स्पीड जो है 30 नॉटिकल माइल्स तक भी चली जाती बिल्कुल है, जैसे अभी है, और इससे भी ज़्यादा थी। आपने देखा होगा पिछले दिनों कराची में बहुत तेज़ हवा चली थी, और फिर जो लहरें होती हैं समंदर की उनकी स्पीड भी 5 से 6 नॉट तक चली जाती है, जो कि साहिल की तरफ आती है। तो वो जो जहाज़ जब ये एंकर पर था तो इसका 19 तारीख को इस 2 एंकर होते हैं जहाज़ के ऊपर, इसके ऊपर भी 2 एंकर थे, और जहाज़ को एंकर के ऊपर एंकर ही इसको रोकते हैं समंदर में। तो इसने दोनों अपने एंकर गिराए हुए थे, लेकिन इसका एक एंकर जो है 19 तारीख को टूट गया, और इसका दूसरा एंकर जो है वो 20 और 21 तारीख को टूट गया। अच्छा, प्रॉब्लम मेरे ख्याल से इस तरह हुआ है कि जहाज़ ने जब क्रू चेंज किया तो नया क्रू आया है, तो नए क्रू को शायद इसके बारे में बहुत ज़्यादा इल्म ना हो, इसकी जो ऑपरेशंस वगैरह हैं उस सिलसिले में। और हमारे यहाँ ईद का भी मौसम था, तो रात के वक्त की किसी वक्त एंकर इसका टूटा है, और ये इस तरह जब जहाज़ फ्री हो जाए समंदर में तो फिर जारी बात है कि उसने वो सिर्फ लहरों के रहमो करम पर और हवा के रहमो करम पर होता है। तो डायरेक्शन हमारी लहरों की और हवा की जो है वो साउथ वेस्टली होती है, यानी साउथ वेस्ट की तरफ से आती है और शोर की तरफ होती है, सी व्यू की तरफ आई, तो ये जहाज़ डोलता हुआ फिर ये समंदर के ऊपर खुशी के ऊपर चढ़ गया। अच्छा कमांडर साहब, देखें 2-3 सवाल यहाँ पर पैदा होते हैं। एक सवाल सबसे बड़ा ये है, कहा यह जा रहा है जो हुकूमती ज़राए हैं, महमूद मौलवी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, अली जैदी साहब, मुख्तलिफ ज़राए से जो हमें पता लगा वो ये था कि जहाज़ का एक इंजन भी गालिबन कमज़ोर था। आपकी सारी ज़िंदगी समंदर में गुजरी है, ज़ाहिर है कि नेवी होती ही समंदरों के लिए है, तो SOPs क्या होते हैं? अगर खुदा ना खास्ता, चलें ये तो एक छोटा जहाज़ है, इससे बड़ा जहाज़ होता, किसी जहाज़ में आग लग जाती, मतलब ये जहाज़ जो है वो किसी तरीके से भी कोई थ्रेट से कम नहीं है कि ये यहाँ तक आबादी के बिल्कुल करीब आ गया है, तो ये सारा थ्रेट चलता फिरता यहाँ पर आ गया। SOPs क्या होते हैं समंदरी दुनिया के कि अगर किसी जहाज़ का कोई एंकर टूट जाए, जहाज़ में किसी जगह रसाव हो जाए, जहाज़ का कोई इंजन ख़राब हो जाए, उसकी रिपोर्टिंग किसको की जाती है? करीबी बंदरगाह को क्या ये इल्म होता है कि उसके हदूद के अंदर जो जहाज़ मौजूद है, ज़ाहिर पाकिस्तान की हदूद में मौजूद था, उसके साथ ये सारी सूरत हाल पेश आ रही है कि जो किसी खतरे का सबब भी बन सकती है? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान को बिल्कुल पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो KPT है और दूसरे जो हमारे सिक्योरिटी के और दूसरे इदारे हैं जो सर्वेलेंस करते हैं, उनको सबको इस जहाज़ के बारे में पता था। लेकिन इस जहाज़ के इंजन्स के बारे में स्टेट तो सिर्फ जहाज़ के कप्तान को ही पता होती है, लेकिन जो बाद में चीज़ें सामने आई हैं उससे पता चला है कि जहाज़ के इंजन जो हैं बहुत कमज़ोर थे और वो सिर्फ 3 से 3.5 नॉट की स्पीड से चल सकते थे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर लहरों की रफ्तार जो है 5 से 6 नॉट्स होती है, जो कि इस जहाज़ की स्पीड से बहुत ज़्यादा थी। तो इनको अगर तो इनको इस तरह का कोई पता था पहले और GC, तो इनको चाहिए था कि अपने इंजन को पहले से स्टार्ट करके रखते, और जैसे ही कोई इस तरह का ख़तरा होता तो ये अपने जहाज़ को स्टार्ट करके और गहरे समंदर की तरफ ले जाते। लेकिन इन्होंने इंजन प्रॉब्ली इनके वीक थे और इनका रिस्पॉन्स बहुत लेट हुआ। जब एंकर टूट गया तो ये साहिल की तरफ आना शुरू कर दिया, तो फिर उन्होंने मदद के लिए पुकारा, लेकिन वो बहुत लेट हो चुका था मदद के लिए आना, क्योंकि ये जैसे ही खुशकी की तरफ आ रहा था तो वहाँ समंदर का गहराई इतनी ज़्यादा नहीं थी कि दूसरे शिप या कोई टग वगैरह वहाँ पहुँच सकता और इसको रेस्क्यू कर सकता। मैं कमांडर साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। रेस्क्यू का अमल कैसे होगा? रेस्क्यू का अमल किस तरीके से होता है? खुदा न खास्ता ये हादसा कि दुनिया के किसी और मुल्क में होता, रिस्पॉन्स का क्या तरीका होता है? मैं तमाम सवालात लेकर दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। राजा कामरान साहब को हम शामिल करेंगे। राजा साहब, आप तवील अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो मैरी टाइम अफेयर्स हैं, पाकिस्तान नेवी से मुतालिक अफेयर्स हैं, पाकिस्तान नेवी की मशकें हों, जितने भी मामलात हैं, ज़ाहिर है कि आप समंदर आपके लिए नया नहीं, और आपकी पैदाइश भी समंदर के किनारे यानी कि कराची में ही हुई। ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, इसमें इसको निकालने के लिए क्या, या इस तरह का कोई भी हादसा हो जाए तो क्या पाकिस्तान के पास आप समझते हैं कि इतना कैपेबिलिटी मौजूद है कि किसी जहाज़ को खींच के निकाला जा सके? हमारे पास उस तरह के टग्स या उस तरह के आलात या उस तरह की मशीनरी मौजूद है? देखिए, अगर ये हादसा साहिल के इतने करीब ना होता, खुले समंदर में अगर कोई शिप ख़राब हो जाता, तो पाकिस्तान के पास इतने टग्स मौजूद हैं, नेवी के पास मौजूद हैं, KPT के पास मौजूद हैं, पोर्ट कासिम के पास मौजूद हैं कि वो उस शिप को हैंडल कर सकते थे। अभी ये जिस पानी में खड़ा है, ये तकरीबन 2 से 3 मीटर ये का पानी है, और इस पानी में कोई भी टग जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकता। और ये जो इसकी ड्राफ्ट है वो उसके मुताबिक भी देखें कि तकरीबन 5 मीटर या 7 मीटर पानी हो, क्योंकि जब कश्ती चलती है, जो भी चलता है, तो वो थोड़ा सा दबता भी है, उसको एक क्लियरेंस लेवल भी चाहिए होता है, तो उसमें ये टग आ नहीं सकते। तो इस वजह से जो है ना, इसको अगर खुले समंदर में डोल रहा होता तो वहाँ पे टग्स इसको हैंडल कर सकते थे। राजा साहब, मेरे पास ये खबर है, कुछ टग्स खरीदारी का एक मामला था,
वो क्या था? वो खरीदारी का मामला था, टेंडर उसका शायद हुआ था, टग्स आ नहीं सके, कोई इस तरह के भी एक बात मेरे कानों में आई है। मैं आपको बताता हूँ, केपीटी के बोर्ड ने एक लेटर लिखा था वज़ीर आज़म को, और उसमें उन्होंने ये बात उठाई थी कि केपीटी ने कुछ टग्स हैं, उसके पास शदीद किल्लत है, उसने टग्स का ऑर्डर तुर्की में किया हुआ है कंपनी को, और उसके लिए क्योंकि केपीटी का बोर्ड मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, उसने अपने तमाम जो काम है, उसकी टेंडरिंग का प्रोसेस है, उसका ऑर्डरिंग का प्रोसेस है, तमाम प्रोसेस कंप्लीट करके ऑर्डर अवॉर्ड कर दिया है। मगर उसमें एक जो एक समरी भेजी थी उन्होंने कोई 2 साल पहले कि इसके लिए जो ज़र मुबादला का है, वज़ारत ख़जाना से कहा जाए कि इन्हें ज़र मुबादला में एलसी खोलने की इजाज़त दी जाए। वो फाइल जो है वज़ारत मैरीटाइम अफेयर में ताहाल जो है वो दबी हुई है, 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। केपीटी ने जो बात कही थी बोर्ड ने, सबका बोर्ड ने, अब वो बात साबित हो रही है कि जैसे आपने कॉल में भी सुना है कि जैसे ही उसने मनोड़ा को कॉल की, मनोड़ा ने कहा जी हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि उनके पास वो टग मौजूद ही नहीं थे। टाइमिंग का इशू हो सकता है, मगर उस कॉल में ये नहीं है कि भाई अब आप इतने कम पानी में आ चुके हैं हम आपकी मदद नहीं कर सकते। कॉल में ये नहीं है, उन्होंने आउटराइटली कहा कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास टग्स मौजूद ही नहीं है। और हमारे पास देखें, इस वक्त हमने जो भी कंटीजेंसी प्लान किया है वो नेवी ने इनिशिएट किया है और वो पोल्यूशन कंट्रोल का है। इस वक्त इस शिप को निकालने का, सैल्वेज करने का कोई कंटीजेंसी प्लान हमारे पास मौजूद नहीं है। भाई हम निकालें, इसको निकाल कर हम ले जाएं। आपने जो शुरू में बात कही थी कि अगर ये चैनल में फंस जाता, तो हमारा जो मेरा यही आपसे सवाल है कि अगर ये खुदा न खास्ता स्वेज कैनाल की तरह पाकिस्तान के किसी चैनल में या पाकिस्तान के किसी दिफाई चैनल में जाके फंस जाता तो उसका नुकसान क्या होता? देखिए, केपीटी जो है हमारे जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, इस पर हमारा जो दिफा भी है और इसी पर जो हमारा कमर्शियल का जो कार्गो है उसका इन्हिसार भी है, और पाकिस्तान की पहली बंदरगाह है और बहुत अहम बंदरगाह है। और इसकी जो लिंकेजेस हैं, इस पर जो शिपिंग लाइंस आती हैं, उस पर जो कार्गो आता है वो मुख्तलिफ टर्मिनल्स पर आता है, इसकी अपनी बर्थों पर आता है और पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। अगर ये जाकर उस चैनल में फंस जाता है, ये उस चैनल में फंस जाता है, तो इस वक्त हम बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली भी बाउंड हो जाते हैं और हम कमर्शियली भी बाउंड हो जाते हैं। राजा साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, मैं एक ब्रेक लूँगा, लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक सवाल यहाँ पर छोड़ कर जा रहा हूँ और कमांडर साहब से मैं आके पूछूंगा कि क्या इसका किसी चैनल में फंसने का कोई चांस था, या ये मुझे ख्याल एक आया कि ये नहर सुएज का जो मामला था, तस्मान स्प्लिट का जो मामला था, खुदा न खास्ता वैसा मामला हुआ था। ब्रेक के बाद मैं ज़रूर इसके ऊपर बात करूँगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे अकब में एक बहुत बड़ा माल बरदार जहाज़ फंसा हुआ है। किस तरह फंसा, कौन इसको बचा सकता था, अब क्या सूरत हाल है? माजी के अंदर जो कुछ होता रहा उसको अगर छोड़ भी दें तो मुस्तकबिल में माजी से सीख कर हम क्या कुछ कर सकते हैं। कमांडर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नीमा के डिप्टी डायरेक्टर हैं। नीमा का तारुफ मैंने पहले भी कहा था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, यानी कि समुंदर से मुतालिक जो भी मामलात हैं उसकी तमाम की तमाम जो रिसर्च है, जो तहकीक है, वो कमांडर साहब की ज़ेर निगरानी इनके इदारे के अंदर होती है। राजा कामरान साहब का भी तारुफ करा चुका हूँ, हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं, मैरीटाइम अफेयर्स के हवाले से मुख्तलिफ कवरेजेस और काफ़ी अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कमांडर साहब, ये जो वेसल यहाँ पर आकर फंसा, इस वेसल का अब होगा क्या? यानी कि क्या ये दोबारा उसी तरीके से समंदर के अंदर अपनी खिदमात अंजाम दे सकेगा या डीकमीशन हो जाएगा? डीकमीशन की थोड़ी सी मैं तफसील बता दूं, यानी कि ये स्क्रैप हो जाएगा। इसका सूरत हाल क्या बनेगी? क्योंकि आज नहीं तो कल इसने निकल ही जाना है, किसी ना किसी तरीके से किसी ने तो इसको निकाल ही लेना है। ये क्या सूरत हाल होगी? दूसरा ये कि पाकिस्तान को अगर कोई मदद के लिए पुकारता है, कोई भी दुनिया का वेसल हो, कोई और किस्म का कोई जो है वो मछलियाँ पकड़ने वाला ट्रॉलर हो, तो एक मुल्क को, चले पाकिस्तान को छोड़ दें, किसी भी मुल्क के किसी भी बंदरगाह को पुकारा जाए तो SOPs क्या होते हैं, उनका जवाब कैसे देना होता है? दोनों चीज़ों का बताइएगा जी। इससे पहले कि आपने जो दो सवाल पूछे हैं, तो आपने इससे पहले भी एक सवाल पूछा था कि अगर ये चैनल में इसके फंसने के चांसेस हो सकते हैं या नहीं। ये बहुत अहम है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब कोई शिप कराची हार्बर में एंटर करता है तो उसकी प्रॉपर SOPs हैं और प्रॉपर हमारा पायलट KPT का जाता है उसके ऊपर, और KPT के जो टग्स होते हैं वो भी स्टैंड बाई होते हैं ताकि खुदा ना खास्ता
दफ़ा किसी हादसे की सूरत में, किसी ब्रेकडाउन की सूरत में उसको जहाज़ को सहारा दिया जा सके और उसको सेफली अपने बर्थ के ऊपर लाया जा सके। तो वो प्रॉपर SOPs, ये क्योंकि शिप बाहर एंकर पर था तो इसलिए इसके वो SOPs इम्प्लीमेंट नहीं होते, जो कि अगर शिप कोई एंटर कर रहा हो। नहीं कमांडर साहब, अगर ये डोलता डोलता आ जाता, ये इस तरफ आया CVU के ऊपर, ये CVU पे ना आता, ये थोड़ा सा आगे चला जाता, उस तरफ चला जाता पोर्ट कासिम, या इस तरफ चला जाता KPT की किसी चैनल के अंदर, ज़बरदस्ती घुसा है ना, इसको हमने तो नहीं कहा कि इस तरफ आके खड़े हो, ज़बरदस्ती घुसा है क्योंकि ये बिल्कुल किसी कटी पतंग की तरह डोल रहा था, यानी कि ये अपनी मर्जी से यहाँ पर आया है, कोई लाया नहीं है इसको। तो अगर ये चैनल की तरफ चले जाता तो हम क्या करते? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और लेकिन इसके लिए जो है रिस्पांस जो है वो KPT क्योंकि सारे चैनल्स को मेंटेन करती है, तो उनके पास प्रॉपर्ली इसके रिस्पांस के प्रोसीजर्स होंगे और वो इसको हमारे चैनल को 24 आवर्स इसकी सर्विलेंस भी करते हैं, तो प्रॉपर्ली वो इसको देखते हैं और इसको इसी से तरीके से इसको। लेकिन आप कहते हैं कि अगर कोई जहाज़ वैसे पहुंचे तो उनके पास हिफाजती इकदाम होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, और वो हमारा जो वहाँ पर इस तरह का इशू नहीं होता है जैसे ये यहाँ पर हुआ है। अच्छा, उसके अलावा जो आपने पूछा था कि अगर कोई शिप या कोई बोट जो हमें पुकारती है तो उसका रिस्पांस क्या होता है। देखें, हमारा पूरा जो समंदर है वो अंडर सर्विलेंस है और हमारे जो इदारे हैं वो उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, और जो भी कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रही है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और अगर कोई मदद के लिए पुकारता है तो हमारे इदारे, जिसमें हमारे पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, पाकिस्तान नेवी और हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट्स और शिप्स रेडी होते हैं और समंदर में भी होते हैं, वो सर्विलेंस कर रहे होते हैं, तो उनको डायरेक्ट किया जाता है, उनको मदद दी जाए। और इस तरह बहुत दफ़ा हुआ है कि हमने ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर काफ़ी मुल्कों में, जिसमें अभी पिछले दौर भी आपने देखा होगा कि खबरों में एक आया था कि ईरान की एक बोट को हमने रेस्क्यू किया था और फिर वापस प्रॉपरली हमने ईरान को वापस की। तो इसी तरह ये हर मुल्क की एक मॉरल और कानूनी ऑब्लिगेशंस हैं। अगर कोई भी शिप समंदर में किसी मदद के लिए पुकारता है तो जो कोस्टल स्टेट नियरेस्ट है या जो शिप नियरेस्ट है उसको मदद दे, तो वो हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। और इसमें क्योंकि वो जो हमारे सर्विलेंस के इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो बड़े अलर्ट होते हैं और उनको इसी तरह मदद दी जाती है। अच्छा कमांडर साहब, अब आखिरी जो सवाल मेरा आपसे था, सवाल तो इसके बाद भी बहुत से हैं, लेकिन जो अभी मैंने आपसे सवाल पूछा था वो ये था कि अब इस जहाज़ का क्या होगा। टेक्निकल लैंग्वेज में ये जहाज़ स्क्रैप हो चुका है, डीकमीशन हो जाएगा, या ये दोबारा कभी नए इंजन डाल के या कुछ भी करके किस तरीके से इसका होगा क्या? हाँ जी बिल्कुल। जब ये शिप यहाँ पे फंसा है तो हमारा सबसे बड़ा हमें हमें वरी थी कि इसकी पोल्यूशन यहाँ पर ना हो, क्योंकि इसके अंदर 120 टन के करीब तेल है, जो अगर खुदा न खास्ता इसके टैंक्स फट गए या कुछ हुआ तो वो हमारे समंदर को, हमारे साहिल को पॉल्यूट ना करे, हमारी समंदरी हयात हैं, हमारे मैंग्रोव्स हैं, उनके लिए डेंजर ना हो। तो वो अभी KPT ने ये शुरू कर दिया है कि इनको उसको अच्छा, इसमें जो है बेसिकली काफ़ी कानूनी नुक्ते इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये सेल्वेज करना उस कंपनी की, उस ओनर की जिम्मेदारी होती है। लोग हमारे वाटर्स में हैं और हमारा अपना भी इसमें वी आर ऑल्सो स्टेक होल्डर, हम भी इसके शेयरहोल्डर हैं कि हमारे जो साहिल हैं वो गंदे ना हो। तो उस सिलसिले के लिए जो हमारी मैरीटाइम डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट बोर्ड है, जिसके चेयरमैन हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, उन्होंने अपने इदारों को ऑर्डर कर दिया है। वो इदारे मुसलसल इसकी सर्विलेंस कर रहे हैं ताकि और डैमेज हमारे समंदर से ना हो। उन्होंने एक मैरीटाइम रिस्पांस कमेटी बनाई है। निकालने का अमल तो हो भी रहा है जी, तेल निकालने का अमल हो रहा है, और उसके अलावा बूम इसके इर्द गिर्द लगा दिए गए हैं। जो हमारे कमांडर कोस्ट हैं वो उसको प्रॉपर उनकी बोटें और उनके जो दूसरे सर्विलेंस की चीज़ें हैं वो उन्होंने इन प्लेस कर दी हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर इर्द गिर्द मुख्तलिफ फाइट टेंडर्स वगैरह सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और अब जैसे ही इसका तेल ख़त्म होगा तो अब मैंने ये जो सैलवेज कंपनी है उनके साथ इन्होंने कॉन्टैक्ट किया हुआ है। वो हमारे इतलात के मुताबिक वो मिड अगस्त में, क्योंकि जब भी हाई टाइड होगी, अभी इसका ड्राफ्ट 2.5 मीटर है, तो कम से कम 3.5 मीटर का पानी हो तो ये शिप निकल सकता है। लेकिन आपने देखा कि बुरी तरीके से धंस चुका है। शायद वो एक ट्राई करें इसको मिड अगस्त में निकालने की। अगर वो ना हो सका तो प्रॉब्ली फिर इसको यहीं पर ही स्क्रैप करना पड़ेगा। मैं कमांडर साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, आपसे ज़रूर पूछूंगा कि मुस्तकबिल में इस तरह के किसी भी मामले से बचने के लिए, इस तरह के किसी भी नाखुशगवार तो नहीं है, ज़ाहिर है कि हो सकता है किसी के लिए तफरीह का सबब हो कि इतना बड़ा जहाज़ लोगों ने करीब से देख लिया, लेकिन एक बड़ा नुकसान है, एक आबी हयात को ख़तरा है, एक पाकिस्तान के साहिल को ख़तरा है।
इसके अलावा ये शिप यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक आप ये कह लें कि एक पैनिक सिचुएशन है। मैं ज़रूर आपकी तरफ आऊँगा कि फ्यूचर में बचने के लिए क्या करें। लेकिन राय साहब, आप ये बताइएगा कि खुदा न खास्ता, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि अगर ये शिप जो है वो किसी तरीके से किसी जगह पे, जिस तरह से सुएज़ कैनाल इतने दिन ब्लॉक रही, तो हमने देखा कि दुनिया की मईशत को, पूरी दुनिया की मईशत को जो उससे मुताल्लिक थे, एक बड़ा नुकसान पहुँचा। इस तरह का कोई भी वाक़या अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की हदूद में हो जाए, किसी की गफलत थी, नहीं थी, कुदरती तौर पर हुआ, जो मर्जी हुआ, क्या नुकसान प्रिडिक्ट किया जा सकता है? आप क्योंकि कॉमर्स भी कवर करते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं। देखिए फवाद साहब, इसमें परसेप्शन का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान की पोर्ट्स के और उसकी सिक्योरिटी और उसके इमरजेंसी रिस्पांस के हवाले से। अब ये जो वीडियो गई है, ऑडियो निकली है, हमारे पास भी मौजूद है, दुनिया भर में इस पर नज़र इस वक्त रखी हुई है, जो भी शिपिंग इंडस्ट्री से मुताल्लिक लोग हैं, कि यार ये शिप आया कैसे। अच्छा ये शिप अगर डोल रहा था तो इसको रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया। अब वो एक जो पूरे पाकिस्तान की, हम चाहते हैं कि हम मैरीटाइम सिल्क रोड जो है उसका हिस्सा बने, सीपैक हम चला रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया का कार्गो यहाँ से आए और चाइना जाए, और चाइना से आए अफ्रीका जाए, और पूरी दुनिया में जाए। मगर जब हम एक इतने छोटे से शिप को जो है सैल्वेज नहीं कर सकते, उसको हम डोलते हुए शिप को काबू नहीं कर सकते, उसको लाके हम इसको समंदर में करते, काबू करते और इसको टग करके, टो करके लाके अपने साहिल पर लगा देते और उसके मालिक से कहते भाई पैसे दो तो ले जाओ शिप को। मगर हमने ये नहीं किया। इसके साथ साथ जो इसमें मौजूद जाने थी उनको ख़तरा था। तो पूरी ये जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको देख रही है और इसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान के मैरीटाइम सेक्टर को ज़रूर होगा, क्योंकि इससे एक परसेप्शन पूरी दुनिया में ये उभरेगा कि पाकिस्तान की जो पोर्ट्स हैं उनके ऊपर अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है, अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो लोग कहेंगे हम आपकी मदद नहीं कर सकते। आउटराइटली कहा गया कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन इसी बात के साथ कि हर हादसा कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है और इस हादसे से भी हमें कुछ ना कुछ सीखना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे कि माहौलियाती आलूदगी उससे कैसे बचा जा सकता है, ख़ास तौर पर अगर वो समंदर से मुताल्लिक हो। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। अगर खुदा न खास्ता ये जहाज़ कुछ ऐसा मटीरियल लेकर आया होता कि जो इंसानी जान के लिए, समंदर के माहौल के लिए, पाकिस्तान के माहौल के लिए, इस पूरे ख़ित्ते के माहौल के लिए ख़तरनाक होता, तो इसको कैसे रोका जाता? ये सवाल ज़ाहिर है कि अपनी जगह मौजूद रहेगा। लेकिन आइंदा फ्यूचर में इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा सकती है? माहौलियात को, समंदरी माहौलियात को, आबी हयात को क्या ख़तरा है? तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफिक की साबिक डीजी डॉक्टर नुज़रत। उन्हीं से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर साहब, तस्मान स्पिरिट का वाक़या हो चुका है, हमारे ही साहिल पे हो चुका है, हमारे ही पोर्ट के करीब हो चुका है। खुदा न खास्ता इससे स्पिल होता, तेल स्पिल होता, क्या नुकसान होता समंदरी हयात को, क्या नुकसान होता इन्वायरमेंट को, पाकिस्तान को, सारे कॉज को क्या नुकसान होता कि जो माहौलियाती आलूदगी के हवाले से पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है कि वो कम से कम हो? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस किस्म के जब इंसिडेंट होते हैं दुनिया में कहीं भी, तो उसका सबसे बड़ा जो असर होता है वो माहौल पे, और माहौल से डायरेक्टली इंसान और फिर दूसरे जो जानदार हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ता है। हमने एक बहुत ही बिटर किस्म का एक्सपीरियंस किया 13 जुलाई 2003। मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तानी, नॉट जस्ट कराची कोस्ट वाले, सारे पाकिस्तानी बहुत कंसर्न थे। मैंने अपनी आँखों से समंदर को काला होते देखा और हम बहुत फ़िक्रमंद थे। और फिर उसके बाद एक नेशनल डिज़ास्टर इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया गया और उसमें सारी प्रिकॉशंस और सारे स्टेक होल्डर्स को उसमें इन्वॉल्व किया गया और प्रिकॉशंस को किस तरह रोका जाता है। और जब से अब तक एक बैराकोडा एक्सरसाइज कि अगर खुदा न खास्ता ऑयल स्पिल होता है तो उसको कंटेन कैसे करना चाहिए, ये पाकिस्तान नेवी और MSA वाले इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 10 सालों में और मे बी प्लस। अच्छा, इस हमेशा ये होता है कि जब एक्सीडेंट होता है ना, वो कुछ नया होता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है जो तस्मान स्पिरिट था वो दोबारा हो। मे बी अब उसके बाद 2018 में एक इंसिडेंट था, स्मॉलर वन, जो चरना आइलैंड के आसपास था, उसका कुछ और नौयत थी उस एक्सीडेंट की। और ये वाला जो एक्सीडेंट है ये टोटली डिफरेंट एक्सीडेंट है। ये ऑयल बरदार जहाज़ नहीं है। तो वो अमाउंट जो तस्मान का था 39,000 मेट्रिक टन और इसमें तकरीबन कोई 100 के करीब होगा और उसमें जो हज़ारों टन तेल था। लेकिन मसला ये है कि अगर वो 10 गैलन तेल भी है, 100 के करीब, 100-150 के करीब इसकी टैंक कैपेसिटी होती है और कुछ डीजल ऑयल होता है जो जनरेटर्स चलाने का काम आता है। ये सारे बहुत टॉक्सिक हैं
ह्यूमन के लिए भी और मरीन लाइफ के लिए भी, और अदरवाइज़ जो उससे जुड़ी जो इकॉनमी है, जो बिज़नेस है, उनके लिए भी। तो अगर हम इसको देखें, जो जहाज़ पीछे खड़ा है, इसके अंदर कंटेनर्स डिफरेंट किस्म की नौइयत के हैं। हमें क्योंकि पता नहीं है कि इन कंटेनर्स में क्या है, ऑब्वियसली अथॉरिटीज़ को पता होगा, लेकिन जो इसका फ्यूल टैंक है जिसमें फ्यूल ऑयल है, ऑब्वियसली वो इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। मैडम, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जहाज़ जब यहाँ पर आया है, ये डोलता हुआ आया है, बिल्कुल जिस तरीके से जिस किसी चीज़ को कोई सपोर्ट ना हो यहाँ तक पहुँचा है। ये तो हमें अब पता है ना कि इसके अंदर जो है वो इसके कंटेनर के अंदर क्या है क्या नहीं है, ये तो ज़ाहिर है कि अथॉरिटीज़ को पता होगा। ये तो अब हम कह रहे हैं ना कि ये तेल बरदार जहाज़ नहीं था, इसमें ऑयल नहीं था, लेकिन ऑयल बरदार जहाज़ भी अगर इस तरीके से टूटता हुआ कटता हुआ पाकिस्तान के किसी भी साहिल के ऊपर आ जाएगा, दुनिया के किसी साहिल पे आ जाएगा, फ्यूचर में हम क्या किस तरीके से इसको महफूज रख सकते हैं? क्योंकि ये जहाज़ बता कर नहीं आया कि मैं कंटेनर लेके आ रहा हूँ, ऑयल नहीं लेके आ रहा। ऑयल वाला जहाज़ भी हो सकता था। फिर हम क्या करते, क्योंकि इसको निकालने में जितना टाइम लगना है उससे ज़्यादा उसको शायद निकालने में लगता है, क्योंकि वो और ख़तरनाक था। तो हमने फ्यूचर में प्लान क्या करना है इस तरह के हादसा से महफूज रहने के लिए? देखिए, ये बेसिकली जो नेविगेशन जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये पता होता है कि उनके इंक्रोचमेंट पे कौन सा जहाज़ आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, और उसकी वर्दी कंडीशंस क्या हैं, हमारे वेदर कंडीशंस क्या हैं, उसके हिसाब से वो उसे नेविगेट करते हैं। ये दूसरा अनफॉर्चुनेट सीन है जो वो चैनल से बाहर निकला है। दैट मीन्स कि अथॉरिटीज़ को, हम तो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड ओशन हेल्थ की, लेकिन ये अथॉरिटीज़ को अपने SOPs रिव्यू करने चाहिए कि ऐसा कौन सा फिनोमेना है जो पिछले 10 सालों में या 15 सालों में ये दूसरा एक्सीडेंट हुआ है। दैट मीन्स कहीं कुछ गड़बड़ है, तो उसकी तो करेक्शन ज़रूरी है। अच्छा, मैं बात कर रही थी हेल्थ और एनवायरनमेंट की। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली अगर आप ये जहाज़ को देखें तो ये बिल्कुल सीव्यू के कोस्ट पे खड़ा है। दैट मीन्स अगर हम इस जहाज़ की मूवमेंट देखें तो हम तेल की मूवमेंट आसानी से देख सकते हैं। दैट मीन्स जो भी इसके अंदर से पोल्यूशन होगी, ऑयल की मिसहैंडलिंग हो, कंटेनर्स में जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी कोई मिसहैंडलिंग हो, तो वो डायरेक्टली ड्रिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स लैंड। ये हम देख सकते हैं, अगर हमें साइंस नहीं भी आती है, लेकिन हमने जो इस जहाज़ को ड्रिफ्ट होते देखा, तो सिमिलरली हम ये आसानी से एक लेमैन भी कैलकुलेट कर सकता है कि ये ड्रिफ्ट होके सारी चीज़ें समंदर की तरफ आई और ज़मीन की तरफ आएंगी समंदर से। अच्छा, जब तस्मान हुआ था तो अच्छा से लोगों को पता है कि जो सीव्यू पे लोग रहते हैं, जिसे हम जनरली कोस्टल कम्युनिटी की बात करते हैं, तो वो सारे को सांस की प्रॉब्लम्स हुई थी, स्किन डिजीज़ हुई थी। अब तो ये और करीब है, माना कि इसमें सिर्फ 100 टन के करीब होगा या 150 होगा, और अल्लाह करे कि हम सारा तेल जो है वो अच्छे तरीके से विदाउट एनवायरमेंटल एंड हेल्थ डैमेज के उसको रिकवर कर लें। लेकिन अगर ये तेल बह जाता है इस समंदर में, तो सबसे पहली जो फ़िक्र कंसर्न है, जो हमें सेफ्टी अलार्म करना चाहिए, वो जो सीव्यू के रेजिडेंट हैं, उनको अभी से कोई फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग्स या उनको एक जैसे अलार्म कहते हैं ना हम, डिज़ास्टर अलार्म के तौर पे, कि जी उनको मिटिगेशंस या अगर मेडिसिन हैं या मास्क हैं या दूसरी चीज़ें, वो इक्विप्ड होने चाहिए इन केस ऑफ एक्सीडेंट। दूसरा ये कि जो कोस्टल बायोडाइवर्सिटी है उसकी कोई रिमेडी नहीं कर सकते हम, सिवाय इसके कि प्रिकॉशंस करें, क्योंकि उनको तो हम नहीं कह सकते कि वो एरिया छोड़ के चले जाएँ। बस सीव्यू में जो लोग रहते हैं उनको हम एडवाइस कर सकते हैं, जिस वक्त ये रेस्क्यू हो रहा हो तो उनको बताया जा सकता है कि इतना बड़ा एरिया कवर होगा, इतने लोग इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो वो अपने तौर पे अपने आप को, बहुत सारे लोग जिनको अस्थमा होता है, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि विंड जो है वो टूवर्ड्स लैंड ब्लो कर रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो एक तो ये ऑब्वियसली मैटर ऑफ कंसर्न है, और दूसरा इकोलॉजी का, और उसकी कोई रेमेडी इस वक्त नहीं हो सकती सिवाय इसके कि प्रिकॉशंस की जाए और हम अच्छी तरीके से सारा इस जहाज़ का तेल निकाल सकें। वो डीज़ल जो जनरेटर्स चलाने के लिए इसमें मौजूद है, जो फ्यूल ऑयल इसमें मौजूद है, और जो कंटेनर इस पर रखे। मैं जितनी साइंस जानती हूँ, जिस लोकेशन पे ये खड़ा है, आई डाउट वेरी मच कि इसको यहाँ से टो किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नुज़रत हमारे साथ मौजूद थी। राजा कामरान साहब से के प्रोग्राम के हिस्से में हम सवाल नहीं कर सके, लेकिन एक अहम बात जिसके ऊपर इख्तिताम करेंगे वो यही है कि इस हादसा अगर खुदा न खास्ता ये हो जाता तो उसके बाद उसकी कोई रेमेडी मौजूद नहीं थी। जो कुछ करना होगा पहले से करना होगा, हिफाजत के लिए करना होगा, और इस हादसे से हमें सीखना होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।